नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज के खंड में हम लोग सामान्य हिंदी के अंतर्गत संधि की बात करेंगे और संधि में हम बात करेंगे किसकी? संधि में आज स्वर संधि की बात करेंगे। अब यहाँ संधि है क्या और संधि में जब हम बात करते हैं कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तो संधि पहले सबसे बात आती है कि संधि हम कहते किसे हैं। तो यहां संधि के खंड में सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कहा कि संधि, तो सामान्य रूप में हम इसका जो अर्थ निकालते हैं संधि का, वह हमारा होता है मेल या समझौता। जो सामान्य रूपों में संधि का हम लोग सामान्य अर्थ लेते हैं, लेकिन जब हम व्याकरण की बात करते हैं, जब हम लोग व्याकरण की बात करते हैं, तो व्याकरण में जो संधि का मतलब है, यहां पर संधि किनके बीच होती है, संधि किनके बीच, सबसे पहली चीज ये संधि होगी तो किनके बीच होगी? यह संधि वर्णों के बीच या ध्वनियों के बीच, चूंकि ये हमारी भाषा की सबसे लघुतम इकाई है, तो यह संधि वर्णों या ध्वनियों के बीच होती है। और संधि के सामान्य की बात हम करते हैं जब दो वर्ण या दो ध्वनि आपस में मिलते हैं। इसको हम इस तरह से समझें कि जब दो वर्ण या दो ध्वनि आपस में मिलते हैं, दो वर्ण या दो ध्वनि आपस में मेल करते हैं, तो क्या होता है? तो उत्पन्न विकार, उस मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, उत्पन्न विकार ही क्या है? उत्पन्न विकार ही संधि है। हिंदी व्याकरण में कि दो वर्णों दो ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में संधि कहते हैं। अब यहां विकार का मतलब क्या होता है? जब हम बात करते हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं संधि की। तो संधि में सबसे पहली चीज क्या आई कि यहां दो वर्णों या दो ध्वनियों के बीच, दो ध्वनियों के मेल होने पर, इनके मेल होने पर क्या होता है? इनके मेल होने पर विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है। तो इसी विकार को हम संधि कहते हैं। यही जो विकार है, इसी विकार को हम क्या कहेंगे? इसी विकार को हम संधि कहते हैं। अब यहां बात आई कि संधि में ये विकार है क्या? विकार का मतलब होता है रूपांतर, यानी वह अपने रूप में अंतर करता है, रूप में परिवर्तन करता है, वही संधि है। और यहां जब हम संधि की बात करते हैं, तो जो वर्ण और ध्वनि है, तो तीन तरह की ध्वनियों का मेल, जैसे सबसे पहले स्वर ध्वनि का योग, स्वर ध्वनि का योग जब किसी स्वर ध्वनि से होगा, एक। दूसरा मेल होता है कि किसी व्यंजन ध्वनि का, किसी व्यंजन ध्वनि का योग किसी व्यंजन ध्वनि से हो, व्यंजन ध्वनि का किसी व्यंजन या किसी स्वर ध्वनि से हो, भाई व्यंजन या। और तीसरा जो मेल होता है वह किसका है? कि विसर्ग ध्वनि का। विसर्ग ध्वनि का मेल किससे होता है? किसी स्वर या व्यंजन से होता है, किसी स्वर या व्यंजन से। तो यहां जब स्वर ध्वनि का योग स्वर ध्वनि से होता है,
स्वर ध्वनि का योग जब किसी स्वर ध्वनि से होता है तो जो विकार उत्पन्न होगा और विकार से जो संधि होगी उस संधि को हम क्या कहते हैं? उस संधि को हम स्वर संधि कहते हैं। वहीं जब किसी व्यंजन ध्वनि का किसी व्यंजन या स्वर ध्वनि से उत्पन्न विकार जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम व्यंजन ध्वनि कहते हैं, व्यंजन संधि कहेंगे। और जब किसी विसर्ग ध्वनि का किसी स्वर ध्वनि से योग होने पर विकार उत्पन्न होगा तो उस संधि को हम क्या कहेंगे? उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। तो इस तरह अगर ये कहें कि संधि के कितने भेद होते हैं तो संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ये हमारी 3 संधियां हैं। तो आज के खंड में हम स्वर संधि की बात करेंगे। तो यहां आगे सीधे हम लोग चलते हैं स्वर संधि की ओर। तो पहला संधि आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा अभी हमने देखा कि स्वर संधि कहते किसे हैं कि जब स्वर ध्वनि का योग, जब स्वर ध्वनि का योग किसी स्वर ध्वनि से होता है, किसी स्वर ध्वनि से होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जब किसी स्वर ध्वनि का योग किसी स्वर ध्वनि से होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। अगर हम स्वर संधि के भेद की बात करें, स्वर संधि के भेद, तो स्वर संधि के भेद कितने हैं? स्वर संधि के भेद की जब हम बात करेंगे तो स्वर संधि के भेद कितने हैं? इसके 5 भेद हैं। कौन कौन से? पहली दीर्घ स्वर संधि। पहला भेद क्या है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा गुण स्वर संधि। दूसरा गुण स्वर संधि की बात हम करते हैं। तीसरा भेद कौन सा है? वह वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। और चौथा भेद स्वर संधि का यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। और 5वां भेद होता है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। ये 5 स्वर संधि के भेद हैं। संधि के 3 भेद कौन कौन से? अगर यहां बात हो कि संधि के भेद अगर हम कहें तो संधि के भेद कितने हैं? संधि के 3 भेद कौन कौन से? संधि के स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब यहां जब हम बात किस पर कर रहे हैं? बात हम स्वर संधि की कर रहे हैं। तो स्वर संधि के भेद की बात करेंगे तो इसमें 5 भेद हैं। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, दूसरा वृद्धि स्वर संधि, तीसरा गुण स्वर संधि, चौथा अयादि स्वर संधि और 5वां यण स्वर संधि। ये 5 स्वर संधियां हैं। तो आइए इसमें हम पहली स्वर संधि की बात करते हैं। तो पहली स्वर संधि है हमारी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में इसका सूत्र अकह सवर्णे दीर्घ है। अकह सवर्णे दीर्घ है। अब यहां अकह सवर्णे ये माहेश्वर सूत्र का प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार।
भाई माहेश्वर सूत्र की जब हम बात करते हैं, किसकी? माहेश्वर सूत्र, संस्कृत में इसी से सारे वर्ण आए हुए हैं। माहेश्वर सूत्र, इसमें दो प्रत्याहार हैं, एक अच प्रत्याहार, एक प्रत्याहार कौन सा है? एक प्रत्याहार अच प्रत्याहार और दूसरा हल प्रत्याहार। अच प्रत्याहार से सभी स्वर हैं और हल प्रत्याहार से सभी व्यंजन हैं। तो यहां अच प्रत्याहार की जब हम बात करते हैं तो अच प्रत्याहार में अक प्रत्यय अच के अंतर्गत आता है। जैसे अच प्रत्यय की हम बात करें, अच क्या है? अयुण, आ ई उ ण, अयुण। फिर ऋलृक, ऋलृक, एओंग और अयोच। ये हमारा क्या है? ये हमारा माहेश्वर सूत्र का ये हमारा अच प्रत्याहार है। ये क्या है? ये अच प्रत्याहार। और यहां कह क्या रहा है? यहां पर जो कह रहा है वह क्या कह रहा है? अकह सवर्णे दीर्घ। अक का मतलब क्या हुआ? यहां अक की जब हम बात करते हैं तो आ ई उ री, ली का प्रयोग हिंदी में नहीं संस्कृत में होता है। और इस तरह के प्रत्याहार में जो हलंत युक्त है दाहिनी तरफ से पहला, हम इसको बाहर कर लेते हैं, इसको नहीं काउंट करते। तो यहां आ क के बीच में जितने भी वर्ण हैं, आ ई उ री ली, लेकिन ली का प्रयोग हिंदी में नहीं होता। तो चार वर्ण मिले, कौन कौन से? हमको अक के अंतर्गत, अगर हम कहें कि अक प्रत्याहार, तो अक के अंतर्गत हमको चार वर्ण कौन कौन से मिले? आ। अब यहां आ के दोनों रूप, ह्रस्व और दीर्घ। फिर ई, ई के दोनों रूप, ह्रस्व और दीर्घ। और उ के दोनों रूप, ह्रस्व और दीर्घ। और चौथा मिला हमको क्या? री। तो ये चार। अब कहता क्या है? ये तो अक हो गया। अब सवर्णे, स माने समान, वर्ण माने वर्ण। अगर समान वर्ण आते हैं अक के अंतर्गत, यानी आ ई उ री, ये इनका योग आ ई उ री से होता है, तो वह दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से समझें कि जैसे ह्रस्व आ का योग, अब सवर्ण की बात किया, आ का योग आ से, ह्रस्व का या दीर्घ आ का योग ह्रस्व या दीर्घ आ से होगा, तो यह परिवर्तित हो जाएगा दीर्घ आ में। वहीं जब ह्रस्व ई या दीर्घ ई का योग ह्रस्व ई या दीर्घ ई से होगा, तो यह परिवर्तित हो जाएगा दीर्घ ई में। उसी तरह ह्रस्व उ या दीर्घ उ का योग ह्रस्व उ या दीर्घ उ से होगा, तो ये क्या इसमें बदल जाएगा? दीर्घ उ। और री का प्रयोग, इसका योग, री का योग री से होगा, तो यह भी दीर्घ री में परिवर्तित हो जाएगा। अब यहां एक चीज ये ध्यान में रखना है साथियों कि ये जो हमारा तीन है, आ से उ, इन तीन में एक सूत्र, ये सामान्य सूत्र हम लोग जो बनाते हैं, इस एक सूत्र में, जैसे आ के सूत्र की बात हम करें तो आ के सूत्र में चार सूत्र सम्मिलित हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से? ह्रस्व आ का योग ह्रस्व आ से होता है, तो दीर्घ आ। ह्रस्व आ का योग दीर्घ आ से होगा, तो दीर्घ आ। दीर्घ आ का योग ह्रस्व आ से होगा, तो भी दीर्घ आ। और उसी तरह दीर्घ आ का योग दीर्घ आ से होगा, तो भी दीर्घ आ। इसी तरह ई में भी चार सूत्र बनेंगे, उ में भी चार सूत्र बनेंगे। तो अब आइए इसमें के कुछ उदाहरण की बात हम लोग कर लेते हैं। किसके? दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण की बात कर लेते हैं।
तो अब यहां दीर्घ स्वर संधि में जैसे हम बात करते हैं ह्रस्व आ और ह्रस्व आ के योग से दीर्घ आ का जो रूपांतर होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उस पर एक उदाहरण हम लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि परम धन अर्थ, परम धन अर्थ। अब यहां पहले शब्द का अंतिम ध्वनि, इसकी अंतिम ध्वनि कौन सी है? पहला परम, परम का अंतिम ध्वनि क्या है? अंतिम ध्वनि ह्रस्व आ है। कैसे? अब यहां एक प्रश्न, और जिन्होंने हिंदी की क्लास हमारी ली थी उसमें हमने ये बताया था कि ये वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेदन, वर्ण विभेदन की बात, कि जैसे ये एक शब्द है, इसमें 3 अक्षर हैं लेकिन 6 ध्वनियां हैं। तो वही यहां कहता है कि अंतिम ध्वनि पहले शब्द की संधि में, ये ध्यान रखिएगा क्या, कि पहले शब्द की कौन सी ध्वनि? पहले शब्द की अंतिम ध्वनि। पहले शब्द की कौन सी ध्वनि? पहले शब्द की अंतिम ध्वनि का योग होगा किससे? दूसरे शब्द की प्रारंभिक ध्वनि, दूसरे शब्द की आरंभिक ध्वनि से। ये संधि में ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या? पहले शब्द की अंतिम ध्वनि का योग दूसरे शब्द की आरंभिक ध्वनि से होगा। तो यहां आप देखिए इसका अंतिम ध्वनि क्या है? आ है। कैसे? वर्ण विच्छेद या वर्ण विभेदन में हमने बताया था कि इसे पा लिखा हुआ है, तो पा में 2 ध्वनियां हैं। कौन सी? पा हलंत धन आ। उसी तरह रा में 2 ध्वनियां हैं, रा हलंत धन आ। और मा में 2 ध्वनियां हैं, मा हलंत धन आ। तो यहां अंतिम ध्वनि कौन सी हुई? यहां पर अंतिम ध्वनि कौन सी हो रही है? अंतिम ध्वनि हमारी हो रही है आ। अंतिम ध्वनि कौन सी हो रही है? आ। तो अब जब यहां अंतिम ध्वनि आ है और इसकी प्रारंभिक ध्वनि, आरंभिक ध्वनि कौन सी है? इसकी आरंभिक ध्वनि भी आ है। और यहां सूत्र कहता है आ धन आ बराबर दीर्घ आ ह्रस्व आ, यानी इन दोनों के योग से ये परिवर्तित किसमें हुआ? ये परिवर्तित दीर्घ आ में हुआ। तो इससे हमारा शब्द क्या बना? परम धन अर्थ बराबर परमार्थ। इससे शब्द क्या बना? इससे शब्द बना परमार्थ। अब इसको हम सूत्र के माध्यम से समझे, यानी यह हमारा क्या था? यह निगमन विधि, नियम से उदाहरण की ओर, सूत्र से उदाहरण की ओर। इसको हम आगमन विधि के माध्यम से भी, यानी उदाहरण से सूत्र कैसे आता है, किस तरह ये आया, एक उदाहरण अगर हम समझ लेंगे तो फिर उसके बाद आप फटाफट जितनी भी संधियां होंगी वो आप खटाखट निकाल के चले जाएंगे। तो एक उदाहरण हम लोग इस पर देख लेते हैं। जैसे एक उदाहरण यही अभी हमने जो लिया कि परम धन अर्थ, ये बराबर क्या है? ये बराबर परमार्थ। और एक ले लेते हैं वेद धन अंत, तो ये क्या हो गया? वेदांत। अब 2 उदाहरण हमने लिया, अब हम इनका वर्ण विच्छेद कर दें, वर्ण विभेदन कर दें। तो परम का जब हम वर्ण विभेदन करेंगे तो क्या हो जाएगा? पा हलंत धन आ हलंत धन रा हलंत धन आ धन मा हलंत धन आ। और इसका योग किससे हुआ? इसका योग आ फिर धन रा हलंत धन था धन आ, ये बाईं तरफ का। अब बराबर परमार्थ का वर्ण विभेद हम कर देते हैं। तो परमार्थ का करते हैं तो पा हलंत धन आ धन रा हलंत
धन आ, फिर धन मा हलंत धन दीर्घ आ, माँ पे बड़े आ की मात्रा, धन रा हलंत धन था हलंत धन आ। अब गणित में हम जानते हैं कि समान चिन्ह के साथ समान राशि बराबर के दोनों ओर हो तो वह कट जाती है। अब यहां पर हम इसको काट लेते हैं। इसको काटने के लिए हम, जैसे यहां पा है तो यहां पे भी पा है, ये कट गया हमारा भाई, ये कटा, इधर पा, इधर आ, इधर आ, इधर रा, इधर रा, फिर इधर आ, इधर आ, इधर मां, इधर मां। अब यहां ह्रस्व आ है और यहां पर क्या है, दीर्घा। फिर यहां ह्रस्व आ है, यहां पर नहीं है। फिर रा हलंत है, रा हलंत था आ। यानी सारी चीजें कट गई तो बचा क्या, यहां पर क्या बच रहा है, यहां पर जो बच रहा है वह क्या है, जो बचा है इधर आ ह्रस्व, और इधर दाईं तरफ बराबर के क्या बचा, इधर सिर्फ दीर्घ आ। यानी आ धन आ बराबर आ, जो हमने सूत्र में पढ़ा था। इसी तरह हम वेद धन अंत का भी वर्ण विभेद कर दे तो इसमें भी वही आएगा कि इसकी अंतिम ध्वनि क्या है, आ, और इसकी आरंभिक ध्वनि क्या है, आ। और ये परिवर्तित किसमें हो गया, यह परिवर्तित हो गया दीर्घ आ में। तो ये एक उदाहरण हमने लिया, किसका, ह्रस्व आ और उसका। अब एक हम उदाहरण लेके चल रहे हैं कि ह्रस्व आ और दीर्घ आ का योग जो होता है वो भी दीर्घ आ में परिवर्तित हो जाता है। ह्रस्व आ का योग ह्रस्व आ में हमने देखा। अब ह्रस्व आ का योग दीर्घ आ में होता है तो भी वह रूपांतरित होता है, विकारित होता है, किसमें, दीर्घ आ में। तो अब यहां इसका एक उदाहरण हम लेते हैं, हिम धन आलय। एक उदाहरण हमने लिया क्या, हिम धन आलय। तो ये शब्द क्या बना, ये शब्द बना हिमालय। भाई इसकी अंतिम ध्वनि क्या है, अंतिम ध्वनि आ। अगर यहां हलंत नहीं है तो वह अंतिम ध्वनि आ होगी, और यहां पर आरंभिक ध्वनि कौन सी है, दीर्घ आ। और सूत्र में हमने देखा कि आ का योग, आ का योग किससे होता है, जब आ का योग दीर्घ आ से होता है तो वह परिवर्तित हो जाता है दीर्घ आ में। और इधर बचा क्या है, हा और ई, यानी ही और मां में से स्वर निकल गया तो मां हलंत, और इधर बचा क्या, आ निकल गया तो ला और या। इस सब को मिला दें तो ये मां में आ की मात्रा बन जाएगा और हमें मिल जाएगा क्या, हिमालय। और ये हिमालय हमारा इसका संधि रूप है। एक उदाहरण हम ई की भी ले लेते हैं। भाई जैसे आ में हमने देखा वैसे ई में भी है कि अगर ह्रस्व ई का योग ह्रस्व ई से होगा तो वह दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाएगा। भाई यही तो सूत्र है। अब यहां पर ई में हम लेते हैं तो ई का एक उदाहरण कि रवि धन इंद्र। तो यहां पर हम देखते हैं इसमें अंतिम ध्वनि क्या है, ह्रस्व ई, और इसकी आरंभिक ध्वनि क्या है, ह्रस्व ई, और ये दोनों परिवर्तित हो जाएंगे किसमें, दीर्घ ई। और यहां बाकी का बचा हुआ क्या है, रा धन वा हलंत धन ई, और इधर क्या बचा है, ना हलंत और द्रा। तो अगर वा स्वर की विशेषता है कि उसके सम्मुख अगर कोई हलंत युक्त व्यंजन है उससे मिलकर उसे पूर्णता दे देता है। तो वा और ई मिलके क्या बन गया, वा और ई मिलके वी, इधर आधा ना द्रा और बचा क्या, र। तो हमारा क्या बना, रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र।
इसी तरह एक उदाहरण हम ले लेते हैं, किसका? ह्रस्व ई और दीर्घ ई। ह्रस्व ई और दीर्घ ई का योग होगा तो भी दीर्घ ई में ही परिवर्तित होगा। जैसे कपि धन ईश, उदाहरण ले रहे हैं, कपि धन ईश। तो कपि धन ईश का जब हम करेंगे तो यहां क्या है? ह्रस्व ई है और इधर क्या है? इधर दीर्घ ई है। तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? ये दोनों मिलकर दीर्घ ई में रूपांतरित होंगे। अब यहां बचा क्या? यहां जो बचा हम उतार लेते हैं, का धन पाहलंत। भाई पा में से ई की मात्रा निकल गई तो पाहलंत, और इधर क्या बचा? इधर सा बचा। और पा और बड़ी ई मिलके क्या बन गया? पी, और इधर बचा का, इधर शा। तो हमारा शब्द क्या बना? कपि धन ईश बराबर कपीश। एक उदाहरण हम लोग ऊ के लिए लेते हैं कि ह्रस्व ऊ धन दीर्घ ऊ, या भी ह्रस्व ऊ और ह्रस्व ऊ का ही हम उदाहरण लेते हैं, दीर्घ का नहीं। ह्रस्व ऊ और ह्रस्व ऊ का उदाहरण लेके चलते हैं तो ये किस में बदल जाएगा? यह दीर्घ ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब यहां पर हम बात करते हैं किसकी? एक उदाहरण, भानु धन उदय। एक उदाहरण हम लेते हैं क्या? कि भानु धन उदय। तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका ह्रस्व ऊ, इसका ह्रस्व ऊ, इन दोनों का योग होगा। तो नियम जो कहता है कि ह्रस्व और ह्रस्व ऊ का योग होगा, तो यह किसमें परिवर्तित हो जाएगा? दीर्घ ऊ। और यहां बचा क्या? उसको हम देख लें, भा और ना हलंत धन ऊ, और इधर क्या बचा? दा और या। तो ना और बड़ा ऊ मिलके, ना और बड़ा ऊ मिलके क्या बना? ये बन गया नू, और इधर दा और या, इधर भा। तो हमारा शब्द क्या बन गया? भानु धन उदय बराबर भानुदय। अब एक री का उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, किसका? यानी री का योग जब री में होता है तो वो कैसे बनता है? जैसे मातृणाम। जो इसका सूत्र बताया गया, री का योग री से होगा तो वह भी दीर्घ रूप में परिवर्तित होगा। तो यही तो हमारा नियम है। अब यहां पर इसका एक उदाहरण जो लिया वो क्या लिया? मातृ धन ऋणाम। मातृ धन ऋणाम। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर भी अंतिम ध्वनि क्या है? री, और यहां पर भी आरंभिक ध्वनि क्या है? री, और इन दोनों के योग से जो बनेगा वो है री। तो आपका शब्द क्या बन जाएगा? मातृणाम। इसी तरह हो त्रिकार। तो साथियों, आज के खंड में हम लोगों ने स्वर संधि, और स्वर संधि में पहली संधि दीर्घ संधि को देखा, और दीर्घ संधि पर हमने कुछ उदाहरण देखे। और कल की वीडियो में हम स्वर संधि के चारों खंडों को लेकर, यानी गुण संधि, वृद्धि संधि, यण और अयादि संधि, इन चारों संधियों को लेकर चलेंगे। और फिर चारों संधियों को करने के बाद अगली वीडियो में फिर हम स्वर संधि यानी पांचों संधियों के कम से कम 40 से 45 उदाहरण लेकर और उस पर प्रश्न के रूप में अभ्यास कर लेंगे। तो फिर कल मिलते हैं स्वर संधि के बाकी के खंडों के साथ। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।